नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। उत्तर प्रदेश की सियासत में बढ़ती तारीखों के साथ नए समीकरण भी नजर आ रहे हैं। ऐसे में लखनऊ में जितिन प्रसाद की एंट्री को महज एक इत्तेफाक के रूप में नहीं देखा जा सकता, बल्कि जितिन प्रसाद की एंट्री के साथ 2022 के चुनाव में बीजेपी ने ब्राह्मण कार्ड का बेहतरीन इस्तेमाल किया है। ऐसे में लखनऊ में जितिन प्रसाद का पहुंचना सीधा संदेश है कि 2022 के चुनाव में बीजेपी जितिन प्रसाद के सहारे ब्राह्मण का कार्ड साधने की तैयारी में जुट गई है। अब जितिन प्रसाद के लखनऊ पहुंचने का कितना असर होगा, बीजेपी उनके जरिए यूपी की राजनीति पर कितना असर डाल पाएगी और जितिन प्रसाद को यूपी में क्या जिम्मेदारी दी जा सकती है और उस जिम्मेदारी के क्या मायने होंगे, सब कुछ समझने के लिए प्राइम न्यूज पर अगले 1 घंटे की आज हमारी बहस होने वाली है। हम इसमें जरूर ये समझेंगे कि जितिन के जतन से कितनी मजबूत यहां पर पार्टी होने वाली है। तमाम मेहमान हमारे साथ यहां पर जुड़े हुए हैं, आपको एक बार पहले उनसे रूबरू करा देता हूं। शैलेंद्र दुबे, प्रवक्ता बीजेपी हमारे साथ हैं, बहुत बहुत स्वागत है आपका प्राइम न्यूज पर। अभिषेक बाजपेयी हमारे साथ, प्रवक्ता कांग्रेस से, आपका भी बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज पर। विनय सिंह, प्रवक्ता सपा है हमारे साथ, और तपन भारती राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर हमारे साथ है, आपका बहुत बहुत स्वागत है प्राइम न्यूज। और साथ ही प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तो प्रेम जी, सबसे पहले आपके पास आते हैं कि जिस तरह से जितिन प्रसाद लखनऊ जाते हैं, पहली बार आते हैं और उनका भव्य स्वागत होता है, क्या संकेत देने की कोशिश की जा रही पार्टी के द्वारा? क्या ब्राह्मण वोट बैंक को भी साधने की कोशिश हो रही है और यह दर्शाया जा रहा है कि इनके आने से पार्टी और ज्यादा मजबूत होगी? देखिए आलोक, मैसेज बहुत ही लाउड एंड क्लियर है। वो ये है कि जितिन प्रसाद के आने के बाद पार्टी ये मैसेज देना चाह रही है पूरे प्रदेश में कि हमने जो क्रिकेट मैच खेलना शुरू किया है 2022 का, उसमें हमने पहले विकेट जो है वो ले लिया है, पहला विकेट कांग्रेस का गिराया है और आने वाले समय में और भी विकेट गिरेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। और जहाँ जहाँ लगता है कि पार्टी कमज़ोर है या उस वर्ग में या उस जगह को भरने के लिए किसी की ज़रूरत है और उस पर काम करने की ज़रूरत है, तो वो काम करेंगे। ब्राह्मण वोट को लेकर बहुत सारी, पिछले कुछ दिनों में आपने देखा होगा, बहुत सारी बातें चल रही थी। विकास दुबे का मामला जब आया था उसके बाद से एंटी ब्राह्मण होने का आरोप पार्टी पर लगने लगा था। खासकर मुख्यमंत्री आदित्यनाथ पर यह लगना था कि आप ब्राह्मणों के खिलाफ काम कर रहे हैं। विकास दुबे का इनकाउंटर पर बहुत सारी राजनीति हुई थी राज्य में। तो अब जितिन प्रसाद को लाया गया है। जितिन प्रसाद को ऐसा देखा जा रहा है कि वो ब्राह्मण वोट जो है, ब्राह्मणों का जो समर्थन है वो पार्टी को मिले और उसके लिए वो काम करेंगे। जब वो पार्टी में शामिल हुए थे तभी से अटकलें लगाई जा रही थी कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी। वो उसी कड़ी में आज का जो उनका लखनऊ आना, पार्टी ऑफिस में पहुंचना, ये बताता है कि पूरे प्रदेश में एक मैसेज जाए कि हम जितिन प्रसाद का किस तरह से स्वागत है पार्टी में, किस तरह से उनको लिया जा रहा है। जैसे वो एयरपोर्ट पहुंचे वहाँ पर भी कई लोग पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए। स्वतंत्र देव सिंह खुद पहुंचे थे उनके स्वागत के लिए और उन्होंने कहा कि जितिन प्रसाद के आने के बाद पार्टी और मजबूत होगी। और उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जितिन प्रसाद ने, उसमें उन्होंने कहा कि मोदी के नेतृत्व में देश बहुत बढ़िया करेगा और एकमात्र पार्टी अगर पूरे देश में अगर है राजनीतिक पार्टी तो वो बीजेपी है। यानी कि अभी सब गुडी गुडी है, अच्छा है। और मंत्रिमंडल का जब विस्तार होगा यूपी में या फिर बदल होता है, उसमें जितिन प्रसाद को कहां पर रखते हैं, उनकी जिम्मेदारी क्या तय होती है, ये तो अभी देखने वाली बात होगी। लेकिन आलोक, इतना समझिए कि इनके आने के बाद जो पार्टी को एक मजबूती मिलने की बात हो रही है, थोड़ा बहुत मैसेज तो जरूर जाएगा और पार्टी मजबूत तो हो गई ही। और ब्राह्मणों के बीच में, ब्राह्मण वोटरों के बीच में एक ये मैसेज जाएगा कि हमने जितिन प्रसाद को लाया है और ब्राह्मणों का जो सम्मान पार्टी में है वो हमेशा से रहा है और आगे भी रहेगा। क्योंकि आप जानते हैं कि पूरे प्रदेश में करीब 9 से 10-11 के आसपास प्रतिशत के आसपास ब्राह्मण वोट हैं और उसको अपने पाले में रखने के लिए ये सब जो जद्दोजहद है वो जरूरी है और पार्टी कर रही है। बिल्कुल। शैलेंद्र जी हमारे साथ लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, क्या माना जाए, जिस तरह से विपक्ष आप पर आरोप लगाता आया था कि कहीं ना कहीं पार्टी ब्राह्मण विरोधी है, डैमेज कंट्रोल करने की कोशिश है जितिन प्रसाद को अपने साथ मिलाना, और जिस तरह से उनका भव्य स्वागत हुआ, बहुत सारे ब्राह्मण नेता, ब्राह्मण कार्यकर्ता भी पहुंचे थे भव्य स्वागत के लिए, क्या माना जाए, डैमेज कंट्रोल है या इससे सिर्फ और सिर्फ पार्टी की नींव को और ज्यादा मजबूत करना है?
देखिए आलोक जी, ऐसा है कि जहाँ तक प्रश्न बीजेपी का है तो आपको राजनीति के प्रारब्ध में जाने की आवश्यकता है कि देश के अंदर कुछ ही दल हैं, स्पेशली भाजपा और कुछ हद तक कम्युनिस्ट जो कार्डर बेस्ड दल हैं। मैं बड़ा स्पष्टता के साथ ये बात रखना चाह रहा हूँ। बाकी इन दलों को अगर आप छोड़ दें तो जितने भी दल हैं, चाहे वो राष्ट्रीय दल हो या क्षेत्रीय दल हो, सारे दल देश के अंदर कहीं न कहीं आनुवांशिक तौर पर जो है परिवारवाद को बढ़ावा देने वाले और जाति विशेष की राजनीति करने वाले दल है। तो कोई भी कार्डर बेस्ड पार्टी के अंदर कोई भी अगर नेता आता है तो उसका स्वागत है, जो कि पार्टी की विचारधारा में जो विश्वास व्यक्त करता है। इसी तरह मैं ये बात इसलिए कह रहा हूँ कि मान लीजिए कोई किसी पार्टी का नेता कांग्रेस में जाता है या किसी अन्य दल में जाता है तो किसी व्यक्ति विशेष का किसी दल में जाने का मतलब ये है कि उस दल की विचारधारा को स्वीकार करना, ना कि वो व्यक्ति किसी भी दल की विचारधारा से बड़ा हो जाता है। तो जितिन प्रसाद जी का कहीं न कहीं काफी लंबे समय से अपनी पार्टी में जिस तरह से लगातार जो है उनको जो शोषण हो रहा था, जो उनको कहीं न कहीं कंफर्ट उनको फील नहीं हो रहा था, तो उनको लगा आज के मौजूदा परिदृश्य में भाजपा, जो उन्होंने अपने संबोधन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया है कि भाजपा ही एक ऐसा दल है जो इंस्टीट्यूशनल है, पूरी तरह से जो एक संस्थागत दल है। भाजपा के अलावा जितने भी दल हैं वो कहीं न कहीं संस्थागत तौर पे अपने को जो है चलाते नहीं है। तो ये कहीं न कहीं उन्होंने इस बात का उल्लेख किया है। तो जितिन प्रसाद जी का पार्टी में आना हम स्वागत करते हैं उसका। और ये सवाल खड़ा करना विपक्ष के द्वारा कि नहीं ये ब्राह्मणों को साधने की कोशिश है, तो मैं इससे सहमत नहीं हूँ। वो जितिन प्रसाद जी ब्राह्मण हैं तो इसका मतलब ये नहीं हो जाता कि प्रदेश का पूरा ब्राह्मण जो जितिन प्रसाद जी के पीछे जो है लगा हुआ है और जितिन प्रसाद जी के कहने से जहां ब्राह्मण जो वो कहेंगे वहां वोट कर जाएगा, ऐसा नहीं है। 2017 में जो भाजपा को जन समर्थन प्राप्त हुआ था वो सिर्फ एक जाति विशेष का नहीं था। प्रदेश के अंदर जितने भी जाति के लोग हैं, धर्म के लोग हैं, समाज के लोग हैं, सबने जो है अधिक मात्रा में समर्थन दिया था, जिसके दम पर एनडीए को वहां पर जो 325 सीटें प्राप्त हुई थी। और पिछले 5 वर्षों में जो प्रदेश सरकार के द्वारा जो लगातार जो संकल्प पत्र में जो वायदे किए गए थे उनको लेकर जो तमाम जो कार्य किए जा रहे हैं, सरकार उन्हीं कामों को ध्यान में रखकर ही आगामी जो चुनाव फरवरी और मार्च में जो होने जा रहा है उसमें जाने वाली है। किसी भी तरह का भाजपा ने कभी कोई जाति को लेकर राजनीति करती है और आप कोई भी चुनाव उठा के लीजिए, भाजपा ने कभी भी इस बात की शुरुआत नहीं की है कि नहीं जी आप इस धर्म विशेष के लोग जो हमें वोट दे दो या इस जाति विशेष के लोग हमें वोट दे दो। ये मैं आपको एविडेंस बेस्ड कोई भी चुनाव का उदाहरण आप ले लीजिए, चाहे लोकसभा का चुनाव हो या तमाम अभी विधानसभा के चुनाव हुए हों, ठीक है, हमेशा शुरुआत जो है विपक्ष के दलों को द्वारा की जाती है। आप चाहे मतलब मैं ये फैक्ट बेस्ड आपको बात कर रहा हूँ। ठीक है, विनय जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विनय जी, जिस तरह से आपकी पार्टी लगातार आरोप लगाती आई है कि बीजेपी ध्रुवीकरण की राजनीति करती है, दलगत राजनीति करती है, जातिगत राजनीति करती है, लेकिन शैलेंद्र जी का तो यह कहना है कि आप इतिहास उठाकर देख लीजिए, हमने तो ऐसा कुछ किया नहीं है, तो आप इस तरह की अफवाहें फिर क्यों फैलाते हैं प्रदेश में? देखिए, किसी की अफवाह फैलाने से कुछ नहीं होता है। भारतीय जनता पार्टी इस तरह का ढोल बजाने का प्रयास कर रही है, जो ढोल जो है फट चुका, उसमें कोई आवाज है नहीं। ये जो जतिन प्रसाद नामक जो है जो ढोल बजाने का प्रयास करे उसमें कोई आवाज नहीं रह चुका है। इससे पहले भी 2-2, 3-3 चुनाव जतिन प्रसाद लड़ चुके हैं और क्या गति उनकी हुई है। अभी जिला पंचायत के चुनाव में उनकी भाभी भी 4000 वोट नहीं पा पाई। तो उनका क्या जनाधार है, उनका क्या ब्राह्मणों में क्या वर्चस्व, वो सबको मालूम है। भारतीय समाजवादी पार्टी किसी जात विशेष की राजनीति नहीं करती है। अगर देखा जाए तो जनेश्वर मिश्रा जी के नाम पर पार्क समाजवादी पार्टी ने बहुत भव्य रूप से इसी लखनऊ में बनवाया है। समाजवादी पार्टी ने कभी इस तरह की राजनीति नहीं करी है। अब हमारे जो योगी आदित्यनाथ जी महाराज हैं, मेन ब्राह्मण चाहे पिछड़ा चाहे दलित क्यों भाग रहा है, आज जो इनके ऊपर आक्षेप लगा हुआ है एक वर्ग का, लेकिन यह किसी भी वर्ग में अपने आप को फिट नहीं बैठते। क्षत्रिय और ठाकुरवाद का जो इनके ऊपर जो है लग रहा है, क्षत्रिय ठाकुर जो है कभी भी अहंकारी इस तरीके का नहीं होता जो माननीय हमारे योगी आदित्यनाथ जी जिस अहंकार से सत्ता चलाने का प्रयास कर रहे हैं। क्षत्रिय हमेशा दबे कुचले
शोषित लोगों की मदद करता है और ब्राह्मणों का हमेशा सम्मान किया है क्षत्रिय वर्ग ने। लेकिन योगी आदित्यनाथ जी ने वह धर्म भी नहीं निभाया। आज इसी वजह से आप देखिए काफी समय से ब्राह्मण इनसे नाराज हैं, क्योंकि इनके अंदर अहंकार है। अहंकार से सत्ता नहीं चलती है, अहंकार से कोई एक आप कह लीजिए कंपनी चल सकती है, लेकिन आप जन भावना से प्रेरित होकर के आप कोई सत्ता नहीं चला सकते हैं। विनय जी मैं रोक रहा हूँ आपको। विनय जी आपने कहा कि ब्राह्मण समाज नाराज है, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों नाराज है? देखिए कब हमेशा से गोरखपुर से हम भी आते हैं और अब मैंने आपको पहले भी कहा, अभी बीच में कहा है कि क्षत्रिय धर्म का पालन वही होता है जो दलित, शोषित और समाज में जितने भी पिछड़े वर्ग होते हैं उनको आगे उठाने का, उनको आगे बढ़ाने, उनकी मदद करने का प्रयास करता है। और ब्राह्मण जो है हमेशा आदर और सम्मान चाहता है, जो कि हमारे माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने कभी दिया नहीं है। और क्षत्रिय हमेशा सम्मान करता रहा, उन्होंने किसी भी धर्म का पालन नहीं किया है। उन्होंने सत्ता के अहंकार में समाज के हर वर्ग को कहीं न कहीं उनका दिल दुखाया है। आज इसी वजह से आप देखिए भारतीय जनता पार्टी में अति पिछड़ा भाग रहा है, वह समाजवादी पार्टी की तरफ रुख किया हुआ है। जिस तरह से बहुजन समाज पार्टी का धराशायी हो गई, आज खत्म हो गई, आज दलित जो है समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहा है। ब्राह्मण भी को भी आदर और सम्मान चाहिए, वह उसको वहां पर मिल नहीं रहा, इसलिए वो समाजवादी पार्टी की तरफ भाग रहा है। 2022 में बड़े प्रचंड बहुमत के साथ समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है और 100% बनेगी। ठीक है, अभिषेक वाजपेयी जिस तरह के यहाँ पर तर्क शैलेंद्र जी ने दिए, उनका कहना है कि जितिन प्रसाद अगर आए हैं तो उनसे सिर्फ और सिर्फ पार्टी मजबूत होने वाली है, ये जाति को ध्यान में रखकर हमने उनको शामिल नहीं किया है। आपका इसमें क्या मानना है? आप इनकी जो टिप्पणी है, जो इनका विश्लेषण है, आप उससे सहमत हैं या आपका भी यही मानना है, जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर चर्चा होने लग गई है कि ब्राह्मण वोटरों को कहीं ना कहीं रिझाने के लिए उनको अपनी पार्टी में शामिल किया गया है? और इस सवाल में एक और सवाल जोड़ लीजिए कि ऐसी क्या नौबत आ गई कि जितिन प्रसाद का कांग्रेस से मोह भंग हो गया था? अभिषेक जी। चलिए देखिए, मैं आलोक जी, मैं आपकी बात का जवाब दूंगी कि पूरे प्रदेश में ब्राह्मणों के लिए जो मैसेज, जैसा कि अभी प्रेम शंकर जी ने बोला इस बात को कि बड़ा लाउडली मैसेज दिया गया ब्राह्मणों को, तो इस बात को मैं बड़ी साफ सुथरी लफ्जों में बोलना चाहता हूँ, बहुत अच्छा मैसेज दिया गया। भारतीय जनता पार्टी ने ये ऐसा मैसेज दिया कि अगर कोई व्यक्ति, कोई ब्राह्मण व्यक्ति ब्राह्मणों के मुद्दों को उठाएगा, उसके ऊपर किए गए अत्याचारों को उठाएगा, तो भारतीय जनता पार्टी उसको दबा देगी। ये पूरे प्रदेश में मैसेज दिया है भारतीय जनता पार्टी ने। मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूँ ये बात। और पूरे 4-4.5 साल जो व्यक्ति ब्राह्मणों के ऊपर बंदूक रख करके हमेशा ब्राह्मणों की बात कहते हुए उसके ऊपर जो अत्याचार हुए हैं, चाहे वो किसी भी रूप में हुए हैं, उसकी बातों को कहते हुए आए, और आज अचानक से ऐसी क्या बात हो गई, वो सत्ता की मलाई चाटने के लिए भारतीय जनता पार्टी की गोद में बैठ गए हैं जाकर के। उनका कोई जब ब्राह्मणों ने उनको प्यार दिया, सम्मान दिया, कांग्रेस पार्टी ने प्यार दिया, सम्मान दिया, तो उसको उन्हें नजरअंदाज करके सत्ता की मलाई चाटने के लिए वो भारतीय जनता पार्टी की गोद में आज की डेट में बैठ गए हैं। और जैसा कि अभी शैलेंद्र जी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि धर्म की बात कर रहे थे और जाति की बात कर रहे थे, अरे शर्म आनी चाहिए आपको। मुझे लगता है कि इतिहास उठा करके देखिए, आपने धर्म के नाम पे लोगों को लड़वाने का काम किया है। अभी ताजा घटना आप तब्बल की देख लीजिए, आपकी बी टीम ओवैसी, बी टीम आपकी विश्व हिंदू परिषद, ये सब लोग मिल करके सिर्फ जाति धर्म के नाम पे वोट मांगते हैं। कभी जनता के मुद्दे पे आपने काम किया होता तो शायद आपको इन सब चीजों की जरूरत ना पड़ती, ना किसी ब्राह्मण की जरूरत पड़ती कहने के लिए, ना ही किसी दूसरे वर्ग की जरूरत पड़ती। आप कहते कि मेरा सबका साथ सबका विकास का नारा आप देते तो उसमें आप हिंदू को भी लेते, मुस्लिम को भी लेते, सिख को भी लेते, ईसाई को भी लेते। जब आप सत्ता में आए थे तो आपने विकास के नाम पे वोट मांगा था। आपने कितना विकास कर दिया? आपने अपना विकास किया और अपने पूंजीपति मित्रों का विकास किया, आपने प्रदेश का विकास नहीं किया। रोज नए दिन आप और आपकी संबंधित पार्टियों के जितने भी सदस्य हैं, जितने भी सहयोगी, चाहे विश्व हिंदू परिषद हो या कोई भी हो, सब चंदा चोर है। वो विश्व हिंदू परिषद
जब जजमेंट आने से पहले उसने कितना सारा चंदा लोगों से इकट्ठा किया था राम मंदिर के नाम पे, उसको वो भी बताना चाहिए था। ये भारतीय जनता पार्टी जो अयोध्या में 14 कोसी परिक्रमा के लिए जो मार्ग था उसका 700 करोड़ से ज्यादा का घपला करके बैठ गई। आप लोग राम के नाम को बेचने वाले व्यक्ति हैं। कहने चलूंगा तो मुझे लगता है आलोक जी कि शायद कई घंटे कम पड़ जाएंगे। दूसरे प्रश्न का भी तो उत्तर दे दीजिए जो प्रेम जी ने आपसे पूछा कि ऐसा क्या हुआ कि जितिन का जो मोह था कांग्रेस के प्रति वो अचानक भंग हो जाता है और उनकी आस्था, उनकी विचारधारा धीरे धीरे मेल खाने लग जाती है बीजेपी से। देखिए आलोक जी, होता क्या है, जब कोई पुराना कार्यकर्ता होता है तो पुराने कार्य और उसके अगर बैकग्राउंड भी पुराना कांग्रेसी रहा है तो हर एक पार्टी के छोटे से लेकर के बड़े का जिम्मेदारी बनती है कि वो उसको सहज करके रखे। नंबर एक बात। नंबर दूसरी चीज कि अगर उसका मोराल कहीं पे डाउन है तो हम उसको हाई करें और संगठन में उसको विस्तार देकर के हम आगे बढ़ाएं, जैसा कि हमारी अध्यक्षा जी ने और माननीय प्रियंका गांधी जी ने और अजय कुमार लल्लू जी ने इन सब चीजों को दिखाया और किया। आपको बताएं कि हमारे साथ प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम शंकर सिंह भी लगातार जुड़े हुए। तो प्रेम जी, जिस तरह से अभी थोड़ी देर पहले ब्राह्मण चेहरे को ही लेकर बातचीत हो रही थी, ये अनुमान लगाया जा रहा है कि और ये विपक्ष अब ये खुलकर बोलने लगा है कि ब्राह्मणों को साधने की कोशिश में बीजेपी जुटी हुई है। AK शर्मा को भी देखिए यहाँ पर बड़ी जिम्मेदारी दी गई, साथ ही यहाँ पर जो युवा मोर्चा का जिनको पूरा का पूरा दारोमदार सौंपा गया वो भी एक ब्राह्मण चेहरा ही है। तो अब आपको क्या लगता है, क्या सच में ब्राह्मण वोट बैंक पर ही सबसे ज्यादा नजर अब इस वक्त बीजेपी की टिकी हुई है? देखिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति में अक्सर कहा जाता है कि जहां ब्राह्मण वोट पड़ते हैं या ब्राह्मणों का जिस पार्टी को समर्थन होता है वही पार्टी जीतती है हमेशा से। शायद यही वजह है कि ब्राह्मणों को लेकर पार्टी बहुत ज्यादा सीरियस है और उनको तरजीह दी जा रही है कि ताकि ये मैसेज जाए ब्राह्मण वोटरों को कि जो आरोप लगते रहे हैं पिछले कुछ दिनों में ऐसा कुछ है नहीं। अब AK शर्मा के लिए साफ हो गया कि अब वो सरकार में नहीं रहेंगे, फिलहाल संगठन की जिम्मेदारी संभालेंगे, पार्टी को मजबूत करेंगे और जब पार्टी मजबूत होगी तो 2022 में पार्टी का जो परफॉर्मेंस है, जो उसकी जो काम करने का जो तरीका है उसका बदलाव आएगा और अच्छा होगा और उसके लिए AK शर्मा काम करेंगे। इधर जितिन प्रसाद आए हैं तो जितिन प्रसाद से नुकसान तो नहीं होगा, फायदा ही होगा और जितिन प्रसाद के जो लोग, जो उनके समर्थक लोग हैं, जो उनके साथ आए हैं, मुझे लगता है पार्टी उसको भी कैश कराएगी और जितिन प्रसाद भी एक मैसेज है बेसिकली दूसरे पार्टियों के लिए कि, और बीजेपी भी दरअसल ये बताना चाहती है कि अभी पार्टी में आने का सिलसिला शुरू हुआ है, क्योंकि कांग्रेस के कद्दावर नेता थे जितिन प्रसाद, जो यंग लीडर्स हैं, जो राहुल गांधी के खेमे के माने जाते थे, उसमें सीधिया जितिन प्रसाद जैसे नेता थे, तो उनमें से अगर लाते हैं आप पार्टी में तो ये भी एक मैसेज आता है कि हम किस तरह से रणनीति पर काम कर रहे हैं, किस तरह की रणनीति पर हम काम कर रहे हैं। बिल्कुल। वंशराज हमारे साथ जुड़े हुए हैं आम आदमी पार्टी से। वंशराज जी, जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए थे तो आप ये कहकर आए थे कि हम दिल्ली मॉडल के हिसाब से चुनाव लड़ेंगे। अब आज की परिस्थिति के हिसाब से आपको क्या लगता है कि बीजेपी के अंदर जिस तरह का मॉडल तैयार किया जा रहा है, क्या ये विकास के मॉडल के आधार पर चुनाव होने वाले हैं या जातिगत समीकरणों का भी अब आपको आगे ध्यान रखना पड़ेगा और आपकी पार्टी भी इसी हिसाब से तैयारी करेगी? वंशराज जी। जी हेलो जी बोलिए। आलोक जी, आवाज आ रही है मेरी? आ रही है। ये सब सवाल आपसे अपना फिर से रिपीट करते हैं। जी, प्रश्न मेरा ये था कि जिस तरह से जब आप उत्तर प्रदेश की राजनीति में आए थे तो आम आदमी पार्टी ने बिल्कुल साफ तौर पर कहा था कि जो दिल्ली का विकास मॉडल है उसके आधार पर हम चुनाव लड़ेंगे, लेकिन जिस तरह से अब समाजवादी पार्टी अपनी तैयारी कर रही है, बसपा तैयारी कर रही है और बीजेपी में जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं, क्या जातिगत समीकरणों के हिसाब से भी अब आपको आगे तैयारी करनी पड़ेगी? देखिए, आपका सवाल बहुत जायज है और मैं आपको बहुत क्लियर कर दूं, सिर्फ मुझे 2 मिनट का समय चाहिए आप। बिल्कुल। सबसे पहले जब हम दिल्ली की जनता के लिए जब हम उनके बीच में चुनाव के लिए गए तो जनता से जब हमने संवाद किया तो जनता ने बताया कि यहाँ पे बिजली की समस्या है, पानी की समस्या है, अस्पताल की समस्या है, यानी जो भी दिल्ली की जनता का समस्या था उसको हमने राजनीति के सेंटर में लाने का काम किया। उत्तर प्रदेश में जब आम आदमी पार्टी आई तो यहाँ पे जनता के बीच में हम लोग गए और जनता ने तारीफ की कि दिल्ली सरकार इस तरीके से जनहित के कार्य कर रही है, सरकारी स्कूल ठीक करने का काम कर रही है, सरकारी अस्पताल ठीक करने का काम कर रही है। लेकिन हमने एक कहा था
उनका सवाल ये था कि भाई साहब ये सब तो सब कुछ ठीक है, लेकिन जरा बताइए कि जब उत्तर प्रदेश में एक जाति विशेष की सरकार चलेगी और जातियों को देख के कार्रवाई होगी, जब लालगंज के थाने में दलित को बुला बुला के पीट के मार दिया जाएगा, तो सीधा सीधा उनका मतलब ये था जब इंद्रकांत त्रिपाठी महोबा के व्यापारी को रंगदारी न देने से उसकी हत्या कर दी जाएगी, तो जनता का ये आरोप है कि जब हम जिंदा रहेंगे उत्तर प्रदेश में तब हम आपकी सेवाओं का लाभ ले पाएंगे। इसीलिए आलोक जी, इसीलिए माननीय सांसद संजय सिंह जी ने और हमारी पूरी पार्टी ने जो उत्तर प्रदेश की एक समस्या थी कि जो जातियों को देख के कार्रवाई हो रही थी, उससे हमने सवाल करा। वो सवाल आपने बहुत गंभीर किए। क्या जतिन प्रसाद जी जो आज कांग्रेस छोड़ के भाजपा में शामिल हुए, तो उससे एक तरीके से ब्राह्मणों में क्या आएगा? दूसरा, भाजपा कितनी हितैषी हो जाती है ब्राह्मणों की तरफ? मैं आपको बहुत स्पष्ट कर दूं, एक तो पूरे 5 सालों में आलोक की 5 सालों में आदित्यनाथ जी की सरकार ने जिस तरीके से ब्राह्मण विरोधी कार्य किया है, मैंने तो नारा दिया था कि बीजेपी का फुल फॉर्म अब भारतीय जनता पार्टी नहीं, ब्राह्मण जानलेवा पार्टी हो गई है। आपने देखा दूसरी तरफ वो जतिन प्रसाद जी जो खुशी दुबे जैसे प्रकरण से बिल्कुल शांत रहते हैं, आज 10 महीने से खुशी दुबे और उनके समेत 4 महिलाओं को यातना दी जा रही जेल में, और उसी योगी आदित्यनाथ जी और भारतीय जनता पार्टी की गोदी में यात्रा के बैठ के जहाँ पे 10 महीने से उस परिवार को यातनाएं दी जा रही है। इंद्रकांत त्रिपाठी की हत्या करना चाहिए, कितनी बार जतिन प्रसाद जी ने सवाल उठाया। प्रतापगढ़ में एक ही परिवार को 4 बार मतलब 4 लोगों को कुल्हाड़ियों से काट के फेंक दिया गया। निर्वेंद्र मिश्रा जी इन्हीं के जतिन प्रसाद जी के क्षेत्र के हैं, 3 बार के पूर्व विधायक थे। आप सोचिए उनपे कितना सवाल। तो कहीं न कहीं जतिन प्रसाद जी जो अपने एक तरीके से फायदे के लिए भाजपा में गए हैं, मुझे लगता है उत्तर प्रदेश की आवाम ये बात जानती है कि ये सिर्फ मौका परस्त लोग हैं, और उत्तर प्रदेश में 2022 के चुनाव में मैं ब्राह्मणों की बात सिर्फ नहीं कर रहा हूँ, उत्तर प्रदेश की जो तमाम अन्य जातियां हैं वो सारी की सारी सरकार को निष्ठा नाबूद करने का काम करेंगी। ठीक है, हमारे साथ शैलेंद्र जी लगातार जुड़े हुए। शैलेंद्र जी, जिस तरह से पहले ही हमने आपसे पूछा था कि क्या ब्राह्मण वोटरों को रिझाया जा रहा है, तब आपने बोला कि नहीं, ऐसा नहीं, इतिहास उठाकर देखिए, जातिगत समीकरणों के हिसाब से हमने राजनीति नहीं की है। अब AK शर्मा के नाम पर मुहर, विधान परिषद के वो पहले ही सदस्य थे, अपनी जिम्मेदारी को निभा सकते थे, लेकिन उनको संगठन के अंदर उपाध्यक्ष बनाया जाना, ये संकेत कहीं ना कहीं माना जाना चाहिए ना कि ब्राह्मणों को साधना अब आपकी प्राथमिकता में कहीं ना कहीं आ रहा है। आलोक जी, जो अभी लेटेस्ट जो अपडेशन है वो कहीं न कहीं सारे उन लोगों के मुंह पर तमाशा है जो तमाम कयास लगा रहे थे और तमाम तरह की सूचनाएं देने का प्रयास कर रहे थे कि AK शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाया जा सकता है, AK शर्मा को गृह मंत्रालय दिया जा सकता है, AK शर्मा को जो है चीफ मिनिस्टर भी बनाया जा सकता है। वो तमाम इस तरह का जो है वातावरण में भय और गलत सूचना देने का प्रयास कर रहे थे। उन लोगों को कहीं न कहीं अब चुप रहने की आवश्यकता है। नंबर 1, अब मैं आपको बहुत रिलेवेंट एग्जांपल कोट करना चाह रहा हूं। केंद्र की सरकार में S जयशंकर जी को फॉरेन मिनिस्ट्री का पोर्टफोलियो दिया जाता है, जो वो बाई कास्ट ब्राह्मण है, तो क्या उनका सिलेक्शन इस बेस पे किया गया था कि वो ब्राह्मण है, इस वजह से उनको विदेश मंत्रालय दिया गया था? उनके नाम की तो कोई चर्चा नहीं थी ना। नरेंद्र मोदी जो कि भारत के सबसे लोकप्रिय प्रधानमंत्री हैं, और आज मैं आपको एक डेटा अभी पब्लिश कर दूं, अमेरिकन एजेंसी है जो मॉर्निंग कंसल्ट, उसके द्वारा जो सर्वे अभी पब्लिश किया गया है, उसमें नरेंद्र मोदी भारतवर्ष के सबसे लोकप्रिय नेता नहीं है, पूरे विश्व में सबसे अधिक लोकप्रिय नेता है। ठीक है, जो बाइडेन जो है, जो वहां के राष्ट्रपति हैं, वो 5वें नंबर पे हैं। ठीक है, तो शैलेंद्र जी, मेरे सिर्फ एक सवाल का जवाब दे दीजिए। आप जो तर्क रख रहे हैं उन तर्कों का मैं सम्मान करता हूं, मैं समझ रहा हूं कि ये भी चीजें होती हैं, लेकिन क्या भारतीय राजनीति में आज की तारीख में अगर हम चुनाव की बात करें और किसी प्रदेश में टिकट बंटवारे पर जब बात होती है और चुनाव की बात होती है, तो क्या आप जाति से इतर सोच सकते हैं? क्या वो समीकरणों का ध्यान नहीं रखा जाता है? आप कैसे कह सकते हैं कि बिना जाति धर्म को मैं एक अलग अगर रख भी दूं तो जातियों का समीकरण नहीं रखा जाता है? आप कैसे? प्रेम शंकर जी, मैं आपके सवाल का बड़ी स्पष्टता के साथ जवाब देता हूं। शायद कोई प्रवक्ता इतनी जहमत नहीं उठाता होगा। बिल्कुल ये सच्चाई है, ये सच्चाई है, ये कड़वी सच्चाई है। लेकिन उसके लिए जिम्मेदार कौन है? नरेंद्र मोदी देश में उस जाति से आते हैं जिसकी संख्या बहुत कम है, और गुजरात जैसे स्टेट को उन्होंने 15 वर्ष से अधिक रूल किया है। उनकी जो फंक्शनिंग है वो यही है। तो जो तमाम ऐसे लोग हैं जो हमेशा जाति को प्राथमिक बना के, अभी ये तीनों विपक्षी दल के प्रवक्ता तमाम जो जाति को संबोधन करके कोट कर रहे हैं, मेरे द्वारा किया गया नहीं किया गया? जो मैं बिल्कुल कह रहा हूं, मैं ब्राह्मण हूं जाति से, लेकिन मैं कभी इस बात की वकालत नहीं करता। मैं हमेशा ये कहता हूं कि विकास का पैमाना सबका साथ और सबका विकास के आधार पर होना चाहिए। भैया आप क्यों कहते हैं कि ब्राह्मणों पर अत्याचार हो रहा है?
नहीं, आपके पास कोई सिर्फ आरोप लगा सकते हैं, आधार क्या है, आपके पास क्या प्रमाण है? मैं ये कहता हूं कि तमाम जो गैंगस्टर जो है, चाहे वो ब्राह्मण हो, ठाकुर हो, यादव हो, कोई भी हो, अगर वो वंशराज जी आपको उत्तर देना चाहते हैं, कंट्रोल किया जाएगा। वंशराज जी आपको यहाँ पर उत्तर देना चाहते हैं। वंशराज जी देखिए आलोक जी, देखिए बहुत सफाई से, बहुत चालाकी से, एक शानदार वक्तव्य के साथ हमारे भाजपा के जो प्रवक्ता जी बैठे हैं, कितना तारीफ करें उत्तर प्रदेश में आदित्यनाथ जी की सरकार को। कुछ जातियों को देख के यहाँ पे कुछ नहीं होता। अरे मुझे बताइए कि हाथरस में जिस दलित विद्या के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, पूरी की पूरी आपकी भारतीय जनता पार्टी उस अपराधी के पक्ष में खड़ी हुई नजर आती है। आप अगर यहाँ पे प्रवचन देंगे, मैं जवाब दे रहा हूँ, क्या आप लोग करते हैं? मुझे बताइए कि पूरे की पूरे संघ परिवार में कौन सा ऐसा आज तक आपने प्रमुख बनाया कि जो पिछड़ी समाज से आता हो, पिछड़ी जाति से आता हो? चलिए मैं आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए विनय जी से मैं पूछता हूँ। विनय जी, आप ये बताइए, क्या जाति समीकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है टिकट बंटवारे, या भारतीय राजनीति में कहीं भी अगर पॉलिटिक्स की जाती है, पॉलिटिक्स की बात होती है, तो जाति समीकरण का ध्यान नहीं रखा जाता है? अगर नहीं रखा जाता है तो आप कहिए, फिर आगे मैं बात अपनी रखता हूं। कुछ पार्टियां ही बनी है जाति पर हमारे देश में, तो जाति के आधार पर तो कुछ पार्टियां ही बनी है जो चुनाव लड़ती हैं और सरकार बनाती हैं। मेरा प्रश्न जो है समाजवादी पार्टी से है, क्या कभी जो है मुलायम सिंह यादव के परिवार के बाहर का मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? नॉन यादव मुख्यमंत्री हो सकता है क्या? मैं सीधा आरोप लगाता हूं उनके ऊपर जो है। मैं दूसरा जो है विनय जी जवाब दीजिए। जो ये आम आदमी पार्टी के जो साथी जो बात कर रहे थे, जो आपके अरविंद केजरीवाल आते हैं राजनीति में स्वच्छता का जो प्रमाण लेकर जो है एक पद और एक व्यक्ति की बात की थी, आज वो 2012 से पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी बने हुए हैं, मुख्यमंत्री भी बने हुए हैं। कहाँ नैतिकता जो है? आप किस नैतिकता की बात कर रहे हैं जो है? ठीक है विनय जी, हाथरस के प्रसंग को जो आपने जॉब ले लीजिए ना शैलेंद्र जी। ठीक है विनय जी बोलिए। जी सही कहा हमारे मित्र ने। माननीय हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी जब आज की तारीख में कार्य उत्तर प्रदेश को बड़े अच्छे ढंग से चला रहे थे, तो बाकी हो सकता है कि नहीं हो सकता उस पर प्रश्न ही नहीं आना चाहिए। अगर वह नहीं चला पाते तो आगे देखा जाता। और रही बात दूसरी की, अभी आपने बताया ना AK शर्मा जी को बड़ी जिम्मेदारी, लंबी लंबी अभी इन्होंने बातें करी। AK शर्मा जी को जिस जिम्मेदारी के साथ ले आया गया, योगी आदित्यनाथ जी महाराज ने भारतीय जनता पार्टी की एक भी चलने नहीं दिया। उनको एडजस्ट किया गया, कोई बहुत बड़ी जिम्मेदारी नहीं दी गई है, उनको एडजस्ट किया गया। जैसे कोई सामान खरीद के ले आया जाता है किसी काम से, अगर वह यूज में नहीं आता है तो घर में फिर कहीं न कहीं उसको लगा करके तौर पे जो है एडजस्ट किया। उसी तरह AK शर्मा जी को एडजस्ट किया गया है, कोई जिम्मेदारी नहीं दी गई है। भारतीय जनता पार्टी नतमस्तक हो गई है माननीय योगी आदित्यनाथ जी महाराज के सामने। और माननीय योगी आदित्यनाथ महाराज ने जैसे कहा था, वह उसी ढर्रे पर उसी तरीके से वह पार्टी चलाएंगे। और जिस तरीके से ब्राह्मण आज की तारीख में नाराज थे, ब्राह्मण वर्ग, ये कोई वर्ग सही का जाति आधार पर, लेकिन यह वर्ग, इस वर्ग को इतना नाराजगी क्यों है आखिर? विनय जी, अगर मैं आपकी बात को समझ पा रहा हूं तो आप यही कह रहे हैं, विनय जी आप जो कहना चाह रहे हैं अगर मैं समझ पा रहा हूं, आप ये कह रहे हैं कि जो AK शर्मा को लेकर पार्टी के भीतर भाजपा में जो द्वंद्व चल रहा था कि उनको कौन सी जिम्मेदारी दी जाए और कहाँ रखा जाए, तो आप क्या ये सवाल उठा रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जो चाहते थे वही पार्टी में हुआ, जो आला कमान या बाकी लोग जो चाह रहे थे वो नहीं हुआ और उनको एडजस्ट किया गया? शैलेंद्र जी आप जवाब दीजिए, क्योंकि ये सवाल बहुत बड़ा है। इस सवाल का जवाब मुझे लगता है कि बीजेपी की तरफ से आना चाहिए कि पार्टी में किसकी चली और क्या नहीं चली। इस पर शैलेंद्र जी पार्टी की तरफ से आपको बोलना चाहिए, आप बोलिए प्लीज। जी मैं ऐसा उत्तर दे देता हूँ। मैंने पहले ही मतलब आंशिक तौर पर इसका जवाब दे दिया था, ये सिर्फ कयास है मीडिया से। भाई एक बात बताइए, पार्टी का शीर्ष नेतृत्व या पार्टी का कोई भी अधिकृत प्रवक्ता जब तक किसी बात की, किसी भी विषय की संस्तुति नहीं करता है, तब तक आप कयास लगा सकते हैं। लोकतंत्र में आप स्वतंत्र हैं, किसी भी तरह के किसी भी विषय की विवेचना कर सकते हैं। लेकिन एक तरफ हमारे विपक्षी मित्र ये कह रहे हैं कि नहीं जी उनको एडजस्ट किया गया। मैं फिर कह रहा हूँ, और मैं तो खुले तौर पर जो है सार्वजनिक मंचों पर इस बात को कह रहा हूँ कि सिर्फ जो है भाजपा ही सबसे बड़ा संस्थागत दल है, दूसरे नंबर पे कम्युनिस्ट हैं। बाकी देश के अंदर कोई भी दल ऐसा नहीं है जो संस्थागत हो। सबके अंदर परिवारवाद है, पूरी तरह से परिवारवाद है।
बुरी तरह से जातिवाद है। मैंने कहा ना आपको, देखिए AK शर्मा जी का जो संगठनात्मक जो उसमें इंक्लूजन किया गया, वो क्यों किया गया? क्योंकि उनका एक लंबा एक्सपीरियंस है कहीं ना कहीं प्रशासनिक तौर पर जो है, तो उनकी कार्यकुशलता को देखते हुए उनको उनका उपयोग लेने के लिए जो आगे बढ़ाया गया। ठीक है वीना जी, कुछ आपसे बुरा क्या है? ठीक है, छोटी सी टिप्पणी। जी आप ये बताइए, मीडिया से लेकर के भारतीय जनता पार्टी के अंदर से निकल करके आ रही थी, हम लोग अपने आप से तो मनगढ़ंत बातें कर नहीं रहे थे कि उनको उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, गृह विभाग दिया जाएगा। ये सारी चीजों के बीच में योगी आदित्यनाथ जी महाराज को दिल्ली बुलाया गया, राष्ट्रीय अध्यक्ष से बात हुआ, गृह मंत्री से बात हुआ, प्रधानमंत्री से बात, ये सब इतना नाटक क्यों हुआ था? अगर ये अर्जित और उनको ले आकर के गुजरात से उनको विधान परिषद का सदस्य बनाया गया, उसके बाद ये सब चर्चाएं चली, तो काहे नहीं मानने को तैयार है कि कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ जी के सामने नतमस्तक हो गई है। हिम्मत नहीं है भारतीय जनता पार्टी की कि योगी आदित्यनाथ जी के सामने वह अपने हिसाब से संगठन या मंत्रिमंडल का विस्तार कर सके। आज की तारीख में उत्तर प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी के अंदर हैसियत नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के सामने उनसे विचारों से हट करके कोई भी संगठन में एक भी पद। आज इसी योगी आदित्यनाथ जी महाराज की वजह से जो दलित का जो आप देख रहे हैं कि भाग रहे भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, अति पिछड़ा वर्ग भाग रहा भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, आज ब्राह्मण भाग रहा भारतीय जनता योगी जी की तारीफ में ऐसा लग रहा है कि वो उनके प्रवक्ता हैं। विनय जी, आप तो योगी जी की तारीफ के पुल ऐसे बांध रहे हैं कि योगी जी को लगता ही नहीं कि मेरे लिए उनके लिए कुछ कहना बाकी रह गया है। विनय जी जी हाँ। बिल्कुल ये अहंकार है। मैं तो कह रहा हूँ ये पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर इस तरह का व्यवहार है, ये अहंकार है, उत्तर प्रदेश को ले डूब रहा है। इसी अहंकार के वजह से आज उत्तर प्रदेश का बेड़ा गर्क हो रखा है, जिस योगी आदित्यनाथ जी महाराज। ठीक है, अभिषेक जी कुछ बीच में कहना चाह रहे थे। अभिषेक जी आप अपनी बात पहले पूरी कीजिए, उसके बाद शैलेंद्र मैं आपके पास आऊंगा। ये आप शैलेंद्र जी हैं, अगर आप इनसे पूछ लीजिए कि अपने दिल की आवाज से बताएं क्या योगी आदित्यनाथ महाराज के कार्यकलापों से क्या संगठन के कार्यकर्ता खुश हैं? सारे नाराज हैं। आने वाले चुनाव में बताइए, खुद नाराज होंगे। पूछ लेता हूं थोड़ी देर। अभिषेक जी आप बोलिए पहले। आलोक जी, भारतीय जनता पार्टी कितना भी दिखाने की कोशिश करे, दरकती हुई जमीन खोता हुआ विश्वास और बिखरता हुआ जनाधार को बचाने के लिए वो हर प्रयास कर रही है और हर पार्टी को करना भी चाहिए। लेकिन वह इस बात को भूल जाती है कि आखिर वो योगी आदित्यनाथ जी की और नरेंद्र मोदी जी के वर्चस्व की लड़ाई को कैसे छिपाएगी। ये सबसे बड़ी बात ये है। आप कितने सारे जगहों पे आप बैनर देखते हैं तो जो इनके ब्रांड एम्बेसडर है माननीय प्रधानमंत्री जी, उनके चित्र गायब हो जाते हैं। अमित शाह पूर्व अध्यक्ष के इनके राष्ट्रीय अध्यक्ष के चित्र गायब हो जाते हैं। वर्चस्व की लड़ाई को आखिर ये छिपाएंगे कैसे? अगर वो हमारे यहाँ कहते हैं उत्तर प्रदेश में ना कम है रघुवर ना कम कन्हैया, तो मोदी जी भी अपने आप को कम नहीं समझते, योगी जी भी हिंदुत्व के झंडे को लेकर के चलना चाहते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि अगर योगी को दबाएंगे तो प्रदेश को अपनी नई पार्टी लेकर के आ सकते हैं। बहुत सारे कयास, आखिर वो कौन लोग हैं जो बीच में कॉन्स्पिरेसी लेकर के आते हैं? विपक्ष ने तो नहीं कहा ना, सुनने में मीडिया के माध्यम से या इनके अपने लोगों के माध्यम से ये खबर फैलाई जाती है कि उनको मंत्री पद दे दिया जाएगा, उनको दूसरा पद दे दिया जाएगा। आखिर आप ऐसा ढिंढोरा क्यों पीट रहे हैं? अगर आपने काम किया होता तो शायद मुझे लगता है कि आपको इन सब चीजों की जरूरत ना पड़ती, आपका जनाधार बढ़ रहा होता, आपको लखनऊ से दिल्ली, दिल्ली से लखनऊ की दौड़ न लगानी पड़ती, चीजों को छुपाना ना पड़ता। लोग समझदार हैं और मैं एक बड़ी जिम्मेदारी के साथ फिर अपना वक्तव्य दे रहा हूँ कि ब्राह्मणों के ऊपर बंदूक रखकर चलाना छोड़ दीजिए। आप विकास के नाम पे काम कीजिए, हम भी विकास के नाम पे काम करेंगे। जब आप और हम मिल करके काम करेंगे तभी प्रदेश आगे बढ़ पाएगा, तभी देश आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर एक पैमाने आप हाथ लेकर के चलेंगे, धर्म के नाम पे पेटेंट करके चलेंगे, तो उससे काम नहीं होगा, चाहे वो कोई भी हो। जवाब लेते हैं। ठीक है शैलेंद्र जी। देखिए, मुझे बहुत ज्यादा जो है हंसी लग रही है, बड़ा हास्यास्पद है विपक्ष के आरोप। मैंने कई डिबेट में मतलब चैनल्स में इस बात का उल्लेख करता हूँ कि विपक्ष के साथियों के पास ना गंभीरता बिल्कुल नहीं है।
न तो आरोप लगाने को लेकर है, न वायदे करने को लेकर है, इसीलिए ये अपनी स्थिति के लिए स्वयं जिम्मेदार है। अब मैं इसका रिलेवेंट आपको सबमिशन देता हूँ कि अरे भैया, भाजपा के अंदर जो है कोई भी नेता बड़ा नहीं है, इवन नरेंद्र मोदी जी भी भाजपा से बड़े नहीं है। मैं बड़ा स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ, क्योंकि आपके सामने एक एग्जाम्पल है, कल्याण सिंह जी का उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे ना, बाद में कहना उनका क्या हाथ हुआ। ठीक है, भाजपा से बड़ा कोई भी नहीं है, इस बात को आप नोट कर लीजिए। पार्टी सबसे बड़ी है। पार्टी बनाई, तो इस तरह से माफी मांगने के बाद भारतीय जनता पार्टी में आए। आगे आगे ठीक है, समय हमारे पास थोड़ा सा कम है। अंत में मैं प्राइम न्यूज के सीनियर एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रेम जी के पास एक बार जाना चाहूंगा और आपसे आपकी संपादकीय टिप्पणी यहां पर जरूर जानना जरूरी है कि जिस तरह से बार बार ये चर्चा हो रही थी कि ब्राह्मणों को लेकर सरकार उदासीन है, सरकार का रवैया ठीक नहीं है और अब ब्राह्मणों को ही तवज्जो धीरे धीरे दी जा रही है, क्या सच में उत्तर प्रदेश के चुनाव में 2022 में ब्राह्मण वोट बैंक एक धुरी की तरह कार्य करने वाला है? देखिए आलोक, मैं बार बार कह रहा हूं कि चुनाव कैसे लड़ा जाता है और चुनाव लड़ने के पहले तैयारी कैसे की जाती है। अगर किसी को सीखना है तो भाजपा से जरूर सीखे, क्योंकि भाजपा सिर्फ चुनाव लड़ने के लिए नहीं लड़ती कि एक खाना पूर्ति है, वो हर चुनाव जीतने के लिए लड़ती है और इसके लिए उसे कुछ भी करना पड़े, किसी भी तरह की राजनीति करनी पड़े, वो राजनीति चाहे वो जाति पर हो या किसी विकास के मुद्दे पर बात कर लें या किसी भी चीज़ को लेकर आगे आए, जो उनको लगता है कि ये मुद्दा मेरे लिए फायदेमंद रहेगा, उन मुद्दों को सामने लेकर आती है पार्टी और उस पर चुनाव लड़ती है। अब जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वैसे वैसे भाजपा अपने काम को अब दुरुस्त कर रही है। संगठन में क्या चेंजेस करने हैं कर लो भाई, सरकार में चेंजेस होंगे या नहीं होंगे तय कर लिया है। अगर नहीं करने होंगे, हमारे ब्यूरो चीफ अंकित श्रीवास्तव भी बता रहे थे कि लगता नहीं है कि मंत्रिमंडल में कोई अब चेंजेस या कुछ एक्सपेंशन विस्तार होने वाला है। यानी कि संगठन में जो फेरबदल करना था वो करके भाजपा ने ये बता दिया कि हमारी रणनीति क्या रहने वाली है और आगे किस तरह से हमें चलना है। और अभी देखते जाइए, अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, होते रहेंगी। अभी कई विकेट हर खेमे से गिरने वाले हैं और विकेट गिरकर किसके पाले में जाते हैं ये भी देखना दिलचस्प होगा। लोग बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए। और जिस तरह से उत्तर प्रदेश की राजनीति में लगातार मंथन चल रहा था कि ए.के. शर्मा को किस तरह की जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है, प्राइम न्यूज ने सबसे पहले वो खबर ब्रेक कर दी है और साथ ही यहां पर जितिन प्रसाद का क्या इस्तेमाल करने वाली है बीजेपी, ये भी अब देखने वाली दिलचस्प कहानी यहां पर सामने आ चुकी है। अब समाजवादी पार्टी हो, बसपा हो या कांग्रेस हो, इनके सामने भी चुनौती है कि अब आखिर ब्राह्मण वोटरों को अपने साथ कैसे जोड़ा जाएगा। लगातार आप भी जुड़े रहिए प्राइम न्यूज के साथ। नमस्कार।